ससुराल बना पिंजरा। अंजलि ने थककर कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उठकर अनमनी सी कमरे में घूमने लगी। उसका मन अच्छा नहीं था। लिखते लिखते उसका ध्यान बढ़ जाता था। केवल 4 पंक्तियां वह लिखना चाहती थी। उससे कुछ लिखा न जाता था। परेशानी में कुछ का कुछ लिख जाती थी। 5 पत्र वह फाड़ चुकी थी। यह 6वां था। घूमते घूमते वह चुपचाप खिड़की में जा खड़ी हुई। शाम का सूरज दूर पश्चिम में डूब रहा था। माली ने क्यारियों में पानी भी डाल दिया था और दिन भर के मुरझाए फूलों को जैसे जीवन दान मिल गया हो। हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। अंजलि ने दूर सूरज की ओर निगाह दौड़ाई। पीली पीली सुनहरी किरणें जैसे डूबने से पहले उन छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल में जी भर हिस्सा ले लेना चाहती थी, जो सामने के मैदान की हरी भरी घास पर मगन होकर खेल रहे थे। सड़क पर 2 औरतें हंसती खेलती उछलती कूदती चली जा रही थीं। अंजलि ने एक बड़ी सांस छोड़ी और मुड़कर उसने अपने इर्द गिर्द देख थकी हुई निगाह दौड़ाई। छत पर पंखा धीमी आवाज से लगातार चल रहा था। दरवाजों पर भारी पर्दे हिल रहे थे और बेड पर रखे हुए रेशमी गद्दे गलीचे और दरमियान में रखे हुए छोटे छोटे मेज और उन पर पीतल के नन्हे नन्हे हाथी और फूलदान। और उसमें अपने आप को उस पक्षी सा महसूस किया जो विशाल आकाश के नीचे खुली हवा में आम की डाली से बंधे हुए पिंजरे में लटक रहा हो। तभी नौकर उसके छोटे लड़के को जैसे बेरहमी से खींचता सा लाया। धोबी की लड़की के साथ वह खेल रहा था। आओ देखा न ताओ। और अंजलि ने लड़के को पीट दिया। क्यों तू उन कमीनों के साथ खेलता? क्यों खेलता है तू, इतने बड़े बाप का बेटा होकर? और उसकी आवाज़ चीख की हद को पार कर चुकी थी। हैरान खड़े नौकर ने बढ़कर जबरदस्ती बच्चे को छुड़ा लिया। अंजलि जाकर धम्म से कोच में धंस गई और उसकी आंखों से लगातार ही आंसू बहने लगे। तब वहीं बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने अतीत के कई चित्र आ गए। उसके पति तब लॉन्ड्री का काम करते थे, राजा मार्केट के सामने, जहां आज एक बड़े धड़ल्ले से लोगों के दांत उखाड़ने में माहिर रहते हैं। उनकी लॉन्ड्री थी। आय अच्छी थी पर खर्च भी कम न था। 40 रुपया तो दुकान का किराया ही देना पड़ता था और फिर कपड़े धोने और इस्त्री करने के लिए जो तबेला ले रखा था उसका किराया अलग था। इसके अलग धोबियों को वेतन, कोयले, मसाला और 100 दूसरे पचड़े। इस सब खर्च की व्यवस्था के बाद जो थोड़ा बहुत बचता था उससे बड़ी कठिनाई के साथ घर का खर्चा चलता था। और घर उन्होंने दुकान के पीछे ही किराए में ले रखा था। एक ही कोठरी में रसोई, बैठक घर, और वह भी ऐसा जिसमें सास ससुर, बेटा बहू, लड़कियां लड़के सब एक साथ सोते हों। जिस मकान में अंजलि रहती थी उसके नीचे टेढ़ी चमार अपने 8 लड़के लड़कियों के साथ रहता था। गर्मियों के दिन थे और म्यूनिसिपैलिटी का नल काफ़ी दूर अनारकली के पास था। इसलिए गरीब लोगों को सहूलियत के ख्याल से अंजलि ने अपने पति की सिफारिश पर नीचे के नल से पानी लेने की इजाज़त दे दी। किंतु जब उन्हें उस मकान में आए कुछ दिन बीते तो अंजलि को मालूम हुआ गया कि यह उदारता बड़ी उसे महंगी पड़ेगी। एक दिन जब उसके पति नहाने के बाद साबुन नीचे ही भूल आए और अंजलि उसे उठाने गई तो उसने उसे नदारद पाया। फिर कुछ दिन बाद तौलिया गायब हो गया। अंजलि के हृदय में क्रोध और घृणा का तूफान उमड़ आया। आज तक घर में जमादारिन के अतिरिक्त नीचे रहने वाली किसी लड़की को ऊपर आने का साहस न हुआ था और न स्वयं ही उसने किसी से बातचीत करने की कोशिश की थी। लड़की मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में विचित्र सी चमक थी। क्या बात है? जैसे आंखों ही आंखों में अंजलि ने क्रोध से पूछा।
तनिक मुस्कुराते हुए लड़की ने प्रार्थना की, बीबी जी पानी लेना है। हमारा नल किसी अरे गहरे के लिए नहीं है, हम अरे गहरे नहीं हैं। फिर कौन हो? मैं बीबी जी, सामने के मंदिर के पुजारी की लड़की। लेकिन अंजलि ने आगे ना सुना था। उसे लड़की से बातें करते घिन आती थी। धोती के छोर से चाबी खोलकर उसने फेंक दी। इस काले कलूटे शरीर में दिल काला न था। और शीघ्र ही अंजलि को इस बात का पता चल गया। रोज ही पानी लेने के वक्त चाबी के लिए राधा आती। गली में जो मंदिर था वह उसके पुजारी की लड़की थी। अमीरों के मंदिरों के पुजारी भी मोटरों में घूमते हैं। यह मंदिर था गरीब पूर्वियों का, जिनमें प्रायः सब चौकीदार, चपरासी, साइस अथवा मजदूर थे। अंजलि से राधा पानी लेने के बहाने बातें करने रोज ही सुबह शाम आ जाती। बाल्टी नल के नीचे रख कर, जिसमें सदैव पान के कुछ पत्ते तैरा करते, वह ऊपर चली जाती और फिर बातों बातों में भूल जाती कि वह पानी लेने आई है, और उस समय तक न उठती जब तक उसकी बुढ़िया दादी गली में अपनी चारपाई पर बैठी हुई चीख चीख कर गालियाँ देती हुई उसे न बुलाती। इसका यह मतलब नहीं कि इस बीच में अंजलि और राधा में मित्रता हो गई थी। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि अंजलि जब रसोई में खाना बनाती अथवा अंदर कमरे में बैठी कपड़े सीती तो उसको राधा का सीढ़ियों में बैठकर बातें करते रहना बुरा नहीं लगता था। कई तरह की बातें होती, मोहल्ले के औरतों की बातें, सभी के घरेलू झगड़ों की बातें और फिर कुछ राधा की निजी बातें। इस बीच में अंजलि को मालूम हो गया कि राधा का विवाह हुए कई साल बीत चुके हैं, पर उसने अपने पति की सूरत नहीं देखी। न वह उसे लेने आता और न ही उसके पिता उसे उसके साथ भेजते हैं। कई बार छेड़ने की वजह से या कई बार मात्र आनंद लेने की वजह से अंजलि उससे उसके पति के संबंध में और उसके अपने विचारों के संबंध में प्रश्न पूछती। उत्तर देते समय राधा शर्मा जाती थी, लेकिन इतना सब होते हुए भी उसकी जगह वहीं सीढ़ियों में ही बनी रही। फिर किस प्रकार पुजारी की लड़की, काली कलूटी लड़की, वहाँ से उठकर उसके इतने समीप आ गई कि अंजलि ने एक बार अनायास आलिंगन में लेकर कह दिया, आज से तुम मेरी बहन हुई राधा। वह सब आज भी अंजलि को स्मरण था। सर्दियों की रात थी और अनारकली में सब और धुआं धुआं हो रहा था। निगोड़ सूखा जाड़ा पड़ रहा है। अंजलि बोली, सुनती हूँ नगर में बीमारी फैल रही है। पर उसके पति चुपचाप धुएं के कारण कड़वी हो जाने वाली अपनी आंखों को रुमाल से मलते चले आ रहे थे। अंजलि ने फिर कहा, हमारी अपनी गली में कई लोग बीमार हो गए। परसों मोहल्ले का लड़का निमोनिया से मर गया। अंजलि अपने ही घर में एक कैद पक्षी की तरह ही रहती थी। उसको कहीं बाहर जाने की अनुमति उसके पति ने नहीं दी थी। अंजलि भी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। तभी शॉल में लिपटा लिपटा बच्चा हल्के हल्के 2 बार खांसा और अंजलि ने उसे और भी अच्छी तरह शॉल में लपेट लिया। उसकी बात को अनसुनी करके उसके पति ने कहा, आज बेहद बदपरहेजी की है, पेट में सख्त गड़बड़ी हो रही है। अंजलि ने जब लड़के को चारपाई पर लिटाया और माथे पर हाथ फेरते हुए उसके बालों को पिछली तरफ किया तो वह चौंक कर पीछे हटी। उसने डरी हुई निगाहों से अपने पति की ओर देखा। वे सिर को माथों में दबाए नाली पर बैठे थे। गोलू का माथा तो तवे की तरह तप रहा है। अंजलि का कंठ अवरुद्ध सा होने लगा था और उसकी आंखें भरसी आई थी, पर अपने पति को कह करते देख बच्चे का ख्याल छोड़ वह उनकी ओर भागी। पानी लाकर उनको कुल्ला कराया। निढाल से होकर वे चारपाई पर गिर गए, पर कुछ ही क्षण बाद उन्हें फिर कह हुई। अंजलि के हाथ पांव फूल गए। घर में वह अकेली थी, कोई दूसरा नाता रिश्ता भी पास नहीं और नौकर रखने की गुंजाइश ही कभी नहीं हुई। वह कुछ क्षण के लिए घबरा गई। एक घबराई सी दृष्टि उसने अपने जड़ से तपते हुए बच्चे और बदहजमी से निढाल पति पर डाली। तभी राधा का ख्याल आया। अंजलि ने राधा को बुलाया और वह आ गई। राधा खाना तो सबको खिला चुकी थी, अपने हिस्से का आटा उठा आग बुझा वह भाग आई थी। अंजलि ने कहा, मैं गोलू को उधर कमरे में लिटा आई हूँ, मुझे डर है उसे सर्दी लग गई है।
बाहर शाम ढल रही थी। वहीं कमरे के अंधेरे में बैठे बैठे अंजलि की आंखों के आगे चिंता और फिक्र के वे सब दिन रात फिर गए। उनके पति को हैजा तो न था, किंतु बुखार तीव्र किस्म का था। कई दिन तक एक ही मेहनत से राधा ने बच्चे की देखभाल की थी। दोपहर का समय था, उसके पति दुकान पर गए हुए थे। गोलू को भी अब आराम था और वह उसकी गोद से लगा सोया पड़ा था और उसके पास ही फर्श पर टाट बिछाए राधा पुराने ऊन से धागों से स्वेटर बुनना सीख रही थी। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ चारपाई पर बिठाते हुए उसे अपने बाजू से बांध लिया था और कहा था, आज से तुम मेरी बहन हो राधा। आंखें बंद किए अंजलि इन्हीं स्मृतियों में गुम थी। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। तब अंजलि झटपटाई और आंखों को फिर एक बार पोंछकर और तनिक स्वस्थ होकर अंजलि मेज के पास आई और कुर्सी पर बैठकर पैड अपनी ओर को खिसका कलम उठाकर उसने लिखा, बहन राधा, तुम्हारी बहन अब बड़ी बन गई है, बड़े आदमी की बीवी है। बड़े आदमियों की बीवियां अब उसकी बहनें हैं। पिंजरे में बंद पक्षी को कब इजाज़त होती है कि स्वतंत्र विहार करने वाले अपने हमजोलियों से मिलें। मैंने तुम्हें कल फिर आने के लिए कहा था, पर अब तुम मत आना। अपनी इस बंदनी बहन को भूलने की कोशिश करना। अंजलि इस बार उसने एक पंक्ति भी नहीं काटी और न कागज ही फाड़ा। हाँ, एक बार लिखते लिखते फिर आंखें भर आने से जो एक दो आंसुओं की बूंदें पत्र पर अनायासी गिर पड़ी थी। फिर से अंजलि ने पत्र फाड़ दिया। इसके बाद अंजलि और भी बहुत कुछ लिखना चाहती थी, लेकिन अंजलि ने तो फैसला कर लिया था कि वह पिंजरे को पिंजरा ही समझेगी और उड़ने का प्रयास ना करेगी।